हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो के अंदर। जिस तरीके से मैं आपके साथ फंडामेंटल एनालिसिस करता रहता हूं, तो आज एक ऐसी कंपनी का मैं एनालिसिस करेंगे जनरली जो कि सर्विस सेक्टर को कैटर करती है। लेकिन इन सब चर्चाओं को शुरू करने से पहले मैं कुछ ऐसी बातें आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है? क्या आपने कभी पासपोर्ट बनाया है? क्या आपने कभी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है? यदि हाँ, तो मैं आपको कुछ समस्याएं बताता हूं जो नॉर्मली एक कस्टमर को आती है। कस्टमर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज की डेट में जो पासपोर्ट बनाने वाली अथॉरिटीज़ हैं वो जनरली इंडिया में, जैसे अगर हम देखें तो टीसीएस जो है पासपोर्ट बनाती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए काम करती है। अब ये जो कंपनियां काम करती हैं ये वास्तव में उनके लिए ये एक नॉर्मल रूटीन वर्क है, और रीज़न ये है कि ये बिजनेस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एसोसिएट करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। उन्होंने अपने बिजनेस को आउटसोर्स कर रखा है इन कंपनीज के लिए। लेकिन जब भी आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाएं या पासपोर्ट ऑफिस में जाएं तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रीज़न बड़ा कि वो जब आपका पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली बात जो समस्या सबसे खास आती है कि आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अंदर नाम है या फादर नेम है, उसमें अगर जरा सा भी मिसमैच हो जाता है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनता, या आपको बहुत सारी जो है लीगल प्रोसेस जो है फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद आपके जो रेजिडेंस के प्रूफ है, आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन है। तो आप जब भी पासपोर्ट बनवाने जाएं तो आप अगर किसी की हेल्प ले लेते हैं तो आपको पासपोर्ट बनाने में वो असुविधा नहीं होगी जो आपको नहीं पता कि प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ खामी है। फिर उन खामियों को दूर करने में बहुत समय लगता है। सिमिलरली वीज़ा के अंदर भी सेम प्रॉब्लम्स होती है, और वीज़ा में शायद ज़्यादा होती हैं उससे भी, कि जिस कंट्री का आप वीज़ा लगवा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं पूरी करनी पड़ती हैं। अब दो जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व हो गई, एक हमारी गवर्नमेंट यानी कि जिसने पासपोर्ट बनाया है, और एक वो दूसरी गवर्नमेंट जहाँ पर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। अब पिछले 2 साल के अंदर जो कोविड वाली सिचुएशन थी तो ये सेक्टर सबसे ज़्यादा परेशान रहा। यानी कि जो टूर एंड ट्रैवल्स वाला जो बिजनेस था, अब चाहे आप एयरलाइंस कंपनीज देखिए या आप होटल्स देखिए या टूर एंड ट्रैवल्स वाले देखिए, या टूर एंड ट्रैवल्स में जो हेल्प करने वाले लोग हैं उनको देखिए, यानी कि जो फैसिलिटर्स हैं उनके एंगल से अगर आप देखें तो ये सारा बिजनेस इन लोगों के लिए बहुत ही खराब रहा पिछले 2 साल। जनरली प्री कोविड लेवल तक पहुंचने में जो है इनको भी समय लगेगा। बट इसी सेक्टर के अंदर आपको, अगर आप होटल्स में जाएं या इसी तरीके की जो मैंने टूर एंड ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां मैं आपके साथ अगर डिस्कस करूं तो ये आगे चल के अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि इन कंपनीज ने बहुत पेन झेला है। अगर ऐसे ही सेक्टर से अगर हम कुछ कंपनी देखें कि जहां पर हमें लगता है कि अब ये जो कोविड की सिचुएशन है ये लगभग ख़त्म होने की ओर है, और अब दोबारा से जो टूर एंड ट्रैवल्स हैं ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर सकती है। और इसके साथ साथ जो फैसिलिटर्स हैं ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी जो फैसिलिटेशन की सर्विसेज देते हैं वो शायद अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके साथ जो डिस्कस करना है वो जिस कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल। इंडिया के अंदर एक दिग्गज कंपनी है, इंडिया में छोड़िए ये विदेशों में भी एक दिग्गज कंपनी है। ये क्या काम करती है पहले इसको समझिएगा। आप इसकी सब्सिडरी कंपनीज को देखेंगे तो आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जो है कंपनी मिल जाएंगी, या डिफरेंट काइंड के जो ये प्रोसेस है करते हैं। ये जनरली खुद भी डायरेक्टली भी और जो सब्सिडरीज के माध्यम से जो काम करते हैं वो देखिए, उसमें सबसे पहला काम है आपको पासपोर्ट की सर्विस, आपको पासपोर्ट बनवाना है, ये आपको हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट को डेटाबेस रखना है, यानी कि जो सभी गवर्नमेंट्स हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है, सबको डेटा भी रखना पड़ता है। तो वो जो डेटा है उस डेटा मैनेजमेंट के लिए ये उन कॉन्सुलेट्स या जो एम्बेसीज हैं उनके साथ काम करती है, उनके लिए भी काम करती है। तो एक तो ग्राहक के एंगल से हो गया, कस्टमर के एंगल से, या जिसने टूर ट्रैवल का वीज़ा लेना है, दूसरा वो जिसने पासपोर्ट बनवाना है, और दूसरा उन गवर्नमेंट्स के लिए जो कि इन तरीके की सर्विसेज देती हैं। जैसे इंडिया में टीसीएस देती हैं, लेकिन टीसीएस के अलावा बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जो भी वीज़ा या पासपोर्ट से रिलेटेड दूसरी कंपनियां करती हैं। तो उसमें से एक दिग्गज कंपनी है, ये आपको अगर देखेंगे इस सेक्टर में तो ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। कुल मिलाकर इंटरनेशनली बोल रहा हूँ मैं आपके साथ, आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में बोल रहे हैं सर, विदेश में, वर्ल्ड वाइड तीसरी बड़ी कंपनी जो इस काम में लगी हुई है। वीज़ा सर्विसेज के अंदर
पासपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट के भी जो बाकी काम है वो भी सर्विसेज लेती हैं, अटेस्टेशन सर्विसेज। और अब तो देखिएगा कोविड वाली जो अपॉर्चुनिटीज आई थी, तो कोविड टेस्टिंग वाली जो सिचुएशंस है उसमें कोविड टेस्टिंग का भी काम बहुत सारी कंपनीज ने शुरू कर दिया। अब इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझिएगा कि ये पैसा कहाँ से लेता है। तो इसको रेवेन्यूज मिलता है दो तरफ से, एक कस्टमर से मिलता है और दूसरा रेवेन्यू इसको कहाँ से मिलता है, जिन गवर्नमेंट्स के लिए या जिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज हैं जिन स्टेट्स में या जिन कंट्रीज़ के अंदर, स्टेट्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे अगर बहुत सारी कंट्रीज़ को आप स्टेट्स के नाम से बुलाते हैं, तो 1 से 3 के अंदर अगर हम बात करें तो अमंग्स टॉप 3 प्लेयर्स इन वीज़ा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर और सिटीजन सर्विसेज, इनके अंदर 1 से 3, कुछ जगह पर 1 नंबर पे, कुछ जगह पे 2 पे, कुछ जगह 3 पे, तो इन सर्विसेज के अंदर अमंग्स 3 टॉप प्लेयर्स। उसके बाद है इनके पास कंपनी कितनी पुरानी है। तो जब इन्होंने 16 साल पहले कंपनी शुरू की थी तो शायद इस सेक्टर में किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे ज़रूरतें होती हैं लोग जो है कंपनियां बनाते हैं, तो जो आवश्यकता होती है वो ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं, मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस भी, तो भी आपको जो है मिडिल मैन की हेल्प लेनी पड़ती है। वो तो एक छोटा सा काम है, लेकिन आप देश विदेश की यात्रा करते हैं तो जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट अगर इंडिया में भी अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हो, तो मैं ये समझता हूँ कि पासपोर्ट बनवाने भी एक लंबी चौड़ी महाभारत का काम है। तो उस बिजनेस के अंदर हमें लगता है कि जो फैसिलिटेशन की सर्विसेज है उससे जो कमीशन की अर्निंग्स आती है कस्टमर से, कस्टमर आपके दोनों हो गए, गवर्नमेंट भी हो गई और इंडिविजुअल्स भी हो गए। तो 16 साल पहले जब इन्होंने सोचा होगा कि हाँ इस बिजनेस में पैसा आ सकता है, तो कंपनी का प्रमोटर भी देखिएगा इसमें अपना स्टेक 75% में बनाए हुए हैं, 74 से 75 के बीच में, यानी कि प्रमोटर अपना हिस्सा नहीं बेच रहे हैं। प्रमोटर एक हायर लेवल यानी कि जो मैक्सिमम 75 की लिमिट है उस पर बने हुए हैं। 46 क्लाइंट गवर्नमेंट्स स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, 46 गवर्नमेंट है, 53 कंट्रीज में ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो आप ऑपरेशंस के देखिएगा क्लाइंट के एंगल से, अगर आप देखिए एम्प्लॉइज, किसी भी कंपनी का पता लगाने के लिए भाई ये कंपनी छोटी तो नहीं है, तो 15,000 एम्प्लॉइज इनके पेरोल पे हैं, यानी कि सब्सिडरी या एसोसिएट्स कंपनीज के अंदर है। 12287 ग्लोबल ऑफिसेज हैं जहां से काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का साइज क्या है। उसके बाद ये BLS जो है टॉप 3 प्लेयर्स के अंदर है, BLS इंटरनेशनल। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पिछले 16 साल की जो जर्नी है उसके अंदर इस कंपनी ने किया क्या। तो इसके लिए आप जो है इनकी जो है यूट्यूब के ऊपर वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं। और अभी ये जो कंट्रीज़ हैं, ये 62 कंट्रीज़ हैं जहाँ वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो ग्लोबली ये काम करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ग्लोबली जो कोविड की प्रॉब्लम थी वो ग्लोबली थी, तो इनको भी जो है चैलेंज आए। लेकिन अब जिस तरीके से प्रॉब्लम ठीक हो रही है, कोविड शायद ख़त्म होने की ओर है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है इस तरीके की कंपनीज़ को देगा। और इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि कोई भी आप शेयर्स खरीदें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद ही खरीदें, और रिस्क और रिवार्ड देखिएगा स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अपना निवेश करने से पहले अपने विवेक को भी जो है यूज़ करिए। तो मैं आपको केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो किस तरीके से ये जो कंपनी की जर्नी है ये हुई, ये स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं। और मान लें कि 2020 के बाद देखिएगा सबसे बड़ी समस्या क्या है, कोविड की है। तो अब शायद कोविड खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है हमें, और हमें लगता है कि इस तरीके की कंपनी काफ़ी बेहतर जो है कर सकती है। और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है प्रमोटर की होल्डिंग से, कि प्रमोटर इसको जो है रखे हुए हैं। वैल्यूशन वाइज भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महंगी कंपनी है, बहुत महंगी वैल्यूशन, सब वैल्यूशंस भी काफ़ी रीजनेबल है। और साइज में भी देखिएगा 2217 करोड़ में ये कंपनी आपको मिल रही है। पूरी कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2217 है, प्राइस है 216 रुपये का। मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें तो 309 के हाई लगाए और 81 के लो लगाए। अभी इसकी जो जर्नी शुरू होती है 2005 से, किस तरीके से इन्होंने वीज़ा प्रोसेस में काम किया, और फिर देखिएगा ये अनटैप्ड मार्केट थी, तो नीश प्लेयर है इस सेक्टर के अंदर, कंपटीशन नहीं है सबसे खास बात। तो यही इनके लिए सबसे बेहतरीन जो है अपॉर्चुनिटीज़ है। तो शायद इसीलिए कुछ नामी इन्वेस्टर्स भी जो है 2018-19 से जो है इस कंपनी में जो है निवेशित है। 2016-17 के अंदर जो है ये कंपनी NSE BSE पे लिस्ट हुई, तो इसकी लिस्टिंग भी ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन जब से ये कंपनी लिस्ट हुई उसके बाद इस कंपनी ने के शेयर प्राइस ने भी अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी भी अच्छा कर रही थी। लेकिन जब कोविड की सिचुएशन आई और जब इसकी आगे बढ़ने की जो समय था, उस समय पर जो है कोविड का झटका जो है इन्हें लगा। अब यहाँ पर देखिएगा अगर रिसेंट अपडेट्स में भी बात करें तो इनके पास ब्राज़ील, चाइना और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी इनके बहुत अच्छे टाई अप्स जो है हो रहे हैं। और शेयर्स के प्राइस के एंगल से बात करें तो ये 5 साल के शेयर प्राइस मैंने आपके चार्ट पे दिखा दी, जिससे कि आप आइडिया लगा सके कि शेयर प्राइस कैसे
मूव कर रहे हैं। तो करीबन 2017-18 में भी ये शेयर्स जो है 250 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। उसके बाद ये धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ आया और फिर अभी इसने हाल फिलहाल में पिछले साल के दौरान जो है 300 रुपये से ऊपर के दायरे जो है टच किए। उसके बाद अगर हम क्वार्टरली एंगल्स की बात करें तो अभी देखिएगा दिसंबर क्वार्टर में जैसे बोल रहा था कि कोविड जैसे जैसे प्रकोप कोविड का कम हो रहा है उसी तरीके से इसकी परफॉर्मेंस भी आ रही है। तो अगर हम उस एंगल से देखें तो ये देखिएगा दिसंबर क्वार्टर में 227 की सेल्स थी और 28 करोड़ के प्रॉफिट थे। और इसमें भी सबसे खास बात ये कि अब ये जो रेवेन्यू मॉडल है ये जो है हमें बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए और ये लगातार बढ़ेगा। और जो मई से जून का जो सीजन होता है वो शायद 2 महीने की छुट्टी होती है इंडिया में, तो बहुत अच्छा जो है टूर ट्रेवल्स के लिए रहता है। लेकिन वर्ल्ड वाइड क्या कि कंपनी जो है बहुत जगह काम करती है, तो इनका सीजन नॉर्मली हर सीजन ही अच्छा होता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो है इनको काफ़ी अच्छा बिजनेस जो है अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में मिलता है। अगर हम बात करें दिसंबर 2019 में तो देखिएगा 236 करोड़ की सेल थी। ये तो अच्छा चल रहे थे, लेकिन 2019 के एंड आते आते आपको पता ही है कि किस तरीके से जो है कोविड ने पैर पसारे और उसके बाद ये पूरा सेक्टर जो है ख़राब हो गया। लेकिन ये देखिएगा उस सीजन के अंदर भी, उस समय पर भी इस कंपनी ने हर क्वार्टर में प्रॉफिट रिपोर्ट किया एक्सेप्ट जून 2020। तो ये जो है कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टर के मन में आता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अब ईपीएस साल भर के हिसाब से कितनी आ रही है तो देखिएगा 17-18 में ये 17 में ये 4.89 की ईपीएस दे रहा था। 18 के अंदर देखिएगा सीधा इन्होंने 9.42 की ईपीएस थी। उसके बाद 19 में देखिएगा 10 रुपये की। तो ईपीएस की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन ये कोविड आया और गेम बदल गया। लेकिन अब दोबारा से ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे देखें तो 9.7 की है। इसके बावजूद ये एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कंपनी कमाने के बाद अपने शोल्डर को डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है। हाँ, कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से जब जब उसको प्रॉफिट हुए तब उसने डिविडेंड दिया। तो प्रॉफिट हर साल में हुए तो हर साल डिविडेंड दिया, बट प्रॉफिट के हिसाब से जो है तकरीबन 10 से 20% की डिविडेंड पे आउट रेशियो है। तो हमें लगता है कि इस तरीके की जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए कंफर्टेबल है। बैलेंस शीट में हम क्या चीज़ देखते हैं, हम यही देखते हैं भाई साहब डेट तो नहीं है बैलेंस शीट में, डेट फ्री कंपनी है। तो डेट फ्री कंपनी है, साइज में छोटी कंपनी है, इक्विटी मात्र 10 करोड़ रुपए की है। और जो छोटी इक्विटी की कंपनीज होती हैं उनके अंदर एक सबसे खास बात ये होती है कि शेयर प्राइस की मूवमेंट के अंदर दम रहने का जो है चांसेस काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस तरीके के बिजनेस में एक रिस्क भी है। रिस्क ये है कि अगर जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो इनके बिजनेस पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती हैं। बट हमें लगता है कि जो कोविड जैसी सिचुएशंस थी, जो महामारी आई, उसने शायद जितना बुरा असर इसके बिजनेस पे डाला शायद वो अब आगे चल के नहीं हमें नज़र आना चाहिए। हाँ, अगर वर्ल्ड वॉर ही हो जाए तो फिर तो कोई चारा नहीं है। उस स्थिति में इस तरीके की कंपनियां जो है काफ़ी अच्छा बिजनेस खो सकती हैं। बट कुल मिलाकर जिस तरीके से मूड माहौल अभी ठीक हो रहा है वो काफ़ी जो है बेहतर जो है हमें लगता है कि आगे चल के होने वाला है। तो कुछ प्रॉब्लम जो है टेम्परेरी लेवल्स पे देखिएगा इंटरनेशनली आती रहती है, तो वो बिजनेस को इम्पैक्ट करती रहती हैं। कैश फ्लोज भी देखिएगा पॉजिटिव है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी। और 2020 में भी हालांकि जब ख़राब साल था मतलब टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, तब भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया। उसके बाद अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो देखिएगा प्रमोटर 74.59 और अपनी होल्डिंग जो है इन्होंने बढ़ाई है लगातार। तो अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है आईपीओ आने के बाद जो भी होल्डिंग है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। तो इस तरीके की एक नीश बिजनेस के अंदर ये है। ये जो कंपनी है इसके बारे में आपको और क्या लगता है कि भाई इस तरीके के बिजनेस में और क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आगे चल के इस तरीके के कंपनीज में आप किस तरीके की ग्रोथ देखते हैं, मैं आपके कमेंट्स बॉक्स के अंदर ये सब जो है जानना चाहूँगा। और आपको भी इस विषय में जो आपकी राय है ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। और मैं तो केवल एक ही बात बोलूँगा कि इस तरीके के सेक्टर में गुंजाइश है। और वैल्यूएशंस वाइज भी देखिएगा 20 के आसपास की पी रेशियो पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और अगर इक्विटी के अंदर प्रमोटर शेयर होल्डिंग अच्छी है और अगर 6 महीने भी जो ये टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस ठीक होता हुआ नजर आया तो हमें लगता है कि ये जो पुरानी जो ईपीएस जो आज तक की हाईएस्ट इनकी ईपीएस है शायद उसको भी ये क्रॉस कर जाएंगे और शायद उससे भी अच्छा जो है अर्निंग जो है कमा के दे सकते हैं। और शेयर्स के प्राइस देखिएगा मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। तो वो हो सकता है कि कभी कंपनी बहुत अच्छा कर रही हो, शेयर प्राइस नीचे चलते हुए नजर आए। कभी कभी ऐसा भी देखा है हमने पास्ट में कि कंपनियां बहुत अच्छा करती है लेकिन शेयर प्राइस नहीं चलते, और कभी कभी कंपनियां खराब करती है लेकिन शेयर बाजार अच्छा चल रहा है, शेयर के प्राइस बहुत अच्छा करते हैं। तो जब भी आप कोई निवेश करें तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको मार्केट की समझ हो और कोई भी अंतिम फैसला ले तो अपने
जो है फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद ही जो है अंतिम फैसले पहुंचे। आपको ये बताइए कि वीडियो कैसी लगी, जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।